नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूगोल के अगले चैप्टर की। इससे पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उससे जुड़े हुए समस्त सिद्धांतों की हमने विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आखिरकार यूनिवर्स कैसे उत्पन्न हुआ। तो हमने उसमें जाना था कि यूनिवर्स जो है बच्चों स्टार्टिंग में एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित था। अचानक से उस पॉइंट में विस्फोट होता है और विस्फोट के फलस्वरूप जन्म होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से गॉड पार्टिकल जिन्हें कहा जाता है, हिग्स बोसन नामक कणों का जन्म होता है। और बाद में जब तापमान ठंडा होता है तो यही जो कण हैं बच्चों जुड़ जाते हैं और निर्माण करते हैं पहले एटम का, जैसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन ने जुड़ करके बनाया हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम बने इस दुनिया के प्रथम तत्व और इन्हीं तत्वों से मिलकर के हमारी सारी की सारी ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हमने कल जाना था कि ये जो पूरे का पूरा ब्रह्मांड है ये असंख्य करोड़ों अरबों की संख्या में आकाश गंगाओं का समूह है। पिछली क्लास में हमने जब ब्रह्मांड की चर्चा की थी तो हमने जाना था कि ब्रह्मांड जो है करोड़ों अरबों की संख्या में आकाश गंगाओं का समूह है। तो आज हम आगे बढ़कर के चर्चा करते हैं बच्चों कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सीज। तो आज हम गैलेक्सीज की चर्चा करेंगे। अब वैसे तो इस ब्रह्मांड में मैंने बताया अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, लेकिन हम यहाँ जो चर्चा करेंगे बच्चों वो होगी हमारी गैलेक्सी की। तो यहाँ आज हम हमारी जो आकाश गंगा है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है बच्चों? गैलेक्सी होती है असंख्य तारों का एक विशाल पुंज। गैलेक्सी अगर देखा जाए हिंदी में से कहते हैं बच्चों आकाश गंगा। तो अगर कोई पूछ ले आकाश गंगा क्या है, तो बच्चों आकाश गंगा है असंख्य तारों का समूह। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी अकेले रहना नहीं चाहता। सब लोग किसी न किसी साथी की तलाश में हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या इवन तारे ही क्यों ना हो, ग्रह ही क्यों ना हो, उन सभी को किसी न किसी साथी की तलाश है बच्चों। तो यहां पर हमने देखा कि जो तारे हैं एक साथ एक समूह में रहना पसंद करते हैं। तो तारे जिस समूह में होते हैं, तारों के एक समूह को हम कहते हैं बच्चों गैलेक्सी। विद्यार्थियों, तारों के समूह को कहा जाता है गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा है विद्यार्थियों तारों का समूह। अगर कोई पूछे आकाश गंगा क्या है तो आप जवाब देंगे आकाश गंगा होता है तारों का समूह। अब हम बात करते हैं अपनी आकाश गंगा की। बच्चों हमारी जो आकाश गंगा है विद्यार्थियों उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो आकाश गंगा है इसका नाम है मंदाकिनी। ध्यान रखिएगा, हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है विद्यार्थियों, हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। ध्यान रखेंगे, हमारी जो गैलेक्सी है बच्चों वो है मंदाकिनी। विद्यार्थियों हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी और मंदाकिनी का आकार जो है विद्यार्थियों वो एक त्रिभुजा, मतलब इसका जो साइज है वो एक तस्तरी के समान है, एक प्लेट के समान है, स्फेरिकल शेप में फैली हुई है हमारी आकाश गंगा, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। किस तरीके से ये दिखती है तो आपको ये एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी मंदाकिनी का एक डायग्राम है, हमारी आकाश गंगा का एक डायग्राम है। तो हमारी जो आकाश गंगा है ये स्फेरिकल शेप में है, एक तस्तरी के आकार की संरचना में फैली हुई है हमारी आकाश गंगा। और हमारी जो आकाश गंगा है विद्यार्थियों, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 3 भुजाएं आपको मिल जाती हैं। हमारी आकाश गंगा में विद्यार्थियों 3 भुजाएं आपको मिल जाएंगी। आप कहीं से भी इसको देख लीजिए, आपको 3 भुजाएं मिल जाएंगी। यहां से आप देखें 1 2 3, यहां से देखिए 1 2 3, यहां से देखिए 1 2 3। तो कहीं से भी आप इसको देख लीजिए, आपको हर जगह से 3 भुजाएं यहां पर मिल जाती हैं।
आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको 3 भुजाएं मिल जाएंगी। तो हमारी जो आकाशगंगा है विद्यार्थियों, एक तस्तरी नुमा आकृति में फैली हुई है और हमारी आकाशगंगा में 3 भुजाएं मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो आकाशगंगा है विद्यार्थियों, ये जो हमारी आकाशगंगा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो आकाशगंगा है विद्यार्थियों, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज चलायमान है। जो रुक गया वो समाप्त हो जाता है, प्रकृति का नियम है। जो रुक जाता है वो समाप्त हो जाता है, जो चलता रहता है वो जीवित रहता है। तो ब्रह्मांड इस नियम का पालन करता है, क्योंकि प्रकृति ने ही ब्रह्मांड को बनाया है। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज चलायमान है। तो ये विद्यार्थियों जो है घूम रही है। ये जो बड़ी सी आकृति आप देख रहे हैं, ये घूम रही है। और घूम रही है कैसे? तो बच्चों, घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। विद्यार्थियों, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। 2 तरीके की गतियां होती हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा के साथ जिस तरीके से घड़ी घूमती है ना, इस तरीके से घड़ी घूमती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको जस्ट उल्टा चला दीजिए तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, ये जो हमारी गैलेक्सी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इन तीर के निशानों से आप इसको देख सकते हो। प्रश्न उठता है, घूम क्यों रही है? प्रश्न उठता है कि घूम क्यों रही है, आखिरकार घूमने का क्या कारण है? किसने इसको चाबी भर के घुमा दिया है क्या जो घूमती जा रही है? तो विद्यार्थियों, इसका जवाब हमें प्राप्त करने के लिए जाना होगा बिग बैंग के समय में। हमने जब बिग बैंग थ्योरी की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि 15 बिलियन वर्ष पहले पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है एक छोटे से बिंदु में केंद्रित था और अचानक से वो जो बिंदु है उसमें विस्फोट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ी सी चट्टान में आप डायनामाइट लगाएं और उस चट्टान में विस्फोट कर दें। पहाड़ों पर आपने देखा होगा, पहाड़ों पर जब रास्ते बनाए जाते हैं तो पहाड़ों में डायनामाइट लगा दिया जाता है, उसमें विस्फोट कर दिया जाता है। जब उसमें विस्फोट आप करेंगे, जब चट्टान में आप विस्फोट करेंगे तो उस विस्फोट की ऊर्जा की वजह से उस चट्टान से जो टुकड़े बाहर निकलेंगे वो कोई किसी दिशा में जाएगा, कोई किसी दिशा में जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई पत्थर आपने यहाँ रखा, विस्फोट हुआ तो बिल्कुल यहीं से सीधा उठ के कहीं और जा करके रख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब उसमें विस्फोट होगा तो उसकी दिशा और गति में बदलाव आ जाएगा और वो उल्टी सीधी गति करता हुआ, उल्टा सीधा घूमता हुआ कहीं चला जाएगा। विद्यार्थियों, यही कारण है कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के विस्फोट का ही एक नतीजा था ये हमारी गैलेक्सी। और इसी गैलेक्सी और ये गैलेक्सी जो है बिग बैंग से मिली ऊर्जा के कारण एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। प्रश्न उठता है कि ये कब तक घूमेगी? तो विद्यार्थियों, ये अनंत काल तक घूमेगी। क्यों घूमेगी अनंत काल तक? क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है। धरती पर जब हम विस्फोट करते हैं तो वो पत्थर का जो टुकड़ा है वो एक निश्चित या एक थोड़ी सी दूरी तक जाएगा, उसके बाद नीचे गिर जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल जैसे जो बल हैं वो काम करते हैं, जो उसकी गति को धीमा करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में इस प्रकार का, ब्रह्मांड में इस प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इसलिए ये अनंत काल तक घूमती रहेगी। ध्यान रखिएगा। तो हमने जाना कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रही है? तो बिग बैंग के समय ही ये एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम रही है। अगर हम देखें तो अगर हम इसके आकार की बात करें कि इसका साइज अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसका आकार देखें विद्यार्थियों, तो अगर मैं आकार की चर्चा करूं कि इसका आकार कितना है, तो विद्यार्थियों हमारी जो आकाशगंगा है इसका आकार है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना, 1,00,000 प्रकाश वर्ष।
हमारी जो आकाशगंगा है इसका आकार है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। यानी अगर आप आकाशगंगा के एक सिरे से चलना शुरू करें और दूसरे सिरे तक जाएं तो एक सिरे से चलते हुए दूसरे सिरे तक जाने में आपको तकरीबन 1,00,000 साल लगेंगे, और वो 1,00,000 साल तब लगेंगे जब आप प्रकाश की गति से जाएं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा यान है, कोई ऐसी चीज़ है जो प्रकाश की रफ्तार से चल सकती है, तो अगर आप उसमें यात्रा करना शुरू करें तो आकाशगंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आपको 1,00,000 साल का समय लगेगा। ये मतलब है 1,00,000 प्रकाश वर्ष का। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है हमारी गैलेक्सी, और इसके जो साइज है वो है तकरीबन 1,00,000 प्रकाश वर्ष। इसका जो आकार है विद्यार्थियों वो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। बात करें कि इसके केंद्र में क्या है, तो विद्यार्थियों ये जो आपको केंद्र दिखाई दे रहा है, ये जो केंद्र है, इस केंद्र में आपको मिलेगा ब्लैक होल। ये जो आप आकाशगंगा का केंद्र देख रहे हैं, ये 3 भुजाएं जो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो घूम रही हैं, इन 3 भुजाओं के केंद्र में हमें मिलता है एक ब्लैक होल। एक ब्लैक होल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक पॉइंट आप देख रहे हैं ये है ब्लैक होल, और इस ब्लैक होल को हम क्वासर या बाल्ज कहकर भी पुकारते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक होल का इस ब्लैक होल को हम एक अन्य नाम और भी देते हैं, इसको हम क्वासर, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछ सकता है। ये है आकाशगंगा का केंद्र, तो आकाशगंगा के केंद्र को या तो आप ब्लैक होल कह लीजिए या फिर आप इसे क्वासर अथवा बल्ज कहकर भी पुकार सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये जो आकाशगंगा का केंद्र है, केंद्र मतलब ये धुरी है, ये है विद्यार्थियों आकाशगंगा की धुरी, जिस पर पूरी की पूरी आकाशगंगा घूम रही है। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे पहिए की धुरी होती है, जो चक्का होता है, आपने चाक देखा होगा कुम्हार वाला, तो एक उसमें धुरी होती है, उस पर वो चाक रखता है और घुमाता है, तो ये उसकी धुरी है। ठीक है, ये है हमारे गैलेक्सी की धुरी। तो जो चाक की धुरी होती है वो संभवतः लकड़ी की बनी होती है, मजबूत होती है। वहीं हम बात करें इस धुरी की, तो ये भी काफ़ी मजबूत है, और ये क्या है, ये एक ब्लैक होल है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक क्वासर अथवा बल्ज है। क्वासर क्या होता है, तो विद्यार्थियों क्वासर तारा बनने की एक प्रक्रिया है, इसे हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आकाशगंगा का केंद्र, जिसे हम क्वासर या बल्ज कहकर पुकारते हैं। अब देखिए, हम देखें कि ये आकाशगंगा आखिरकार करती क्या है, ये आकाशगंगा आखिरकार करती क्या है। तो विद्यार्थियों ये जो आकाशगंगा आपको दिखाई दे रही है, ये आकाशगंगा है तारे बनाने की फैक्ट्री। ध्यान रखना, ये है तारे बनाने की मशीन। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में तारा निर्माण किधर होता है, तो विद्यार्थियों ब्रह्मांड में तारा निर्माण गैलेक्सी में ही होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी में ही तारों का निर्माण होता है। ये जो आप घूर्णनशील भुजाएं देख रहे हैं, इन्हीं भुजाओं में तारों का निर्माण होता है। जब इन गैलेक्सीज में गैसों का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गैसें डेंस होने की वजह से तारों का निर्माण करती हैं। जब वह अपनी प्रथम अवस्था में होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है इसकी प्रारंभिक अवस्था, ये है फर्स्ट फेज। ठीक है, ये है इसका सेकंड फेज, और ये है इसका थर्ड फेज। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये इसके फेजेस चलते हैं। ये इसमें जैसे जैसे कोई तारा आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बनावट में, उसके आकार में अंतर आता जाता है। जब कोई तारा इन घूर्णनशील भुजाओं की प्रारंभिक छोर पर होता है, तो इसे हम कहते हैं, विद्यार्थियों भ्रूण तारा। ये इन्फेंट स्टार है बच्चों। जब कोई स्टार बनता है तो वो भ्रूण के रूप में होता है, एक छोटे से नवजात के रूप में होता है। तो इस आकाशगंगा की जो घूर्णनशील भुजाएं हैं,
इनके कोनों पर पाए जाते हैं बच्चों भ्रूण तारे, इन्फेंट स्टार यहाँ पर मिलते हैं। जैसे जैसे ये स्टार इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका रूप परिवर्तित होता जाएगा। जब ये भ्रूण तारे आकाशगंगा के साथ घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन के जब ये द्वितीय चरण में पहुंचते हैं तो वहां बन जाते हैं बच्चों यंग स्टार। यहां पर ये बन जाते हैं क्या, यंग स्टार। अपने जीवन के दूसरे चरण में ये बन जाते हैं यंग स्टार। यहाँ पर इनके पास ईंधन काफ़ी कम होता है क्योंकि ये भ्रूण अवस्था में है, इसलिए इनकी चमक भी कम होती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये अपने ईंधन का इस्तेमाल शुरू करेंगे और ईंधन का इस्तेमाल शुरू करते हुए जब ये यंग स्टार में अपने सेकेंड फेज में पहुंच जाएंगे तो विद्यार्थियों ये यंग स्टार में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब ये यंग स्टार बन जाते हैं तो काफ़ी चमकीले हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनका ईंधन समाप्त होता जाएगा और जब ये थर्ड फेज में पहुंच जाते हैं तो हो जाते हैं वृद्ध तारे, यानी अब ये अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मनुष्यों के साथ होता है, इंसान जन्म लेता है, फिर जवान होता है और अंत में वृद्ध होकर के मर जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर तारे का जन्म हुआ, यहाँ पर उसने जवानी पाई और थर्ड फेज में आकर के जब तारा बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े तारे का मतलब है कि तारे ने अपना ईंधन समाप्त कर लिया है और जब ईंधन समाप्त हो गया है तो तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और मृत्यु को कैसे प्राप्त होगा, तो ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। ये है तारों का सामान्य जीवन चक्र। हालांकि जियोग्राफी में तारों का जो जीवन है उस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं तारों के जीवन चक्र को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें समझनी है, वो ये कि जो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है ये गैलेक्सी है तारा बनाने की मशीन। यहाँ पर तारे बनते हैं, इन भुजाओं में तारों का निर्माण होता है। और तारे किसके बने होते हैं विद्यार्थियों, तारे मुख्य रूप से बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से तारों का निर्माण होता है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में यही दो गैसें मुख्य अवस्था में पाई जाती हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इन भुजाओं की प्रारंभिक अवस्था में तारे जन्म लेते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जवान हो जाएंगे और अंत में वृद्ध होकर के अपने जीवन के तीसरे चरण में पहुंच करके ये बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े होने का मतलब है कि तारे का ईंधन समाप्त हो गया है और अंत में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है तारों का जीवन चक्र जो गैलेक्सीज में चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मंदाकिनी है ये है तारा निर्माण करने की फैक्ट्री। अब जरा हम देखें कि ये जो हमारी आकाशगंगा हमें दिखाई दे रही है ये हमारी आकाशगंगा है, यानी इस आकाशगंगा में हम रहते हैं। तो विद्यार्थियों इस पूरे प्रोसेस में ये जो तीन भुजाएं आप देख रहे हो, इन तीन भुजाओं में आखिरकार हम कहाँ हैं। अगर कोई ये आपसे प्रश्न पूछे कि हम कहाँ हैं इस आकाशगंगा में, तो विद्यार्थियों हम अपने आकाशगंगा की दूसरे नंबर की भुजा में हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी या हमारा सौरमंडल, पृथ्वी या हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की किस भुजा में मौजूद है, तो ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये है सन, ये है सूर्य। और आप गिन सकते हैं सन जो है, सूर्य जो है दूसरे नंबर की भुजा में है और सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो हम भी दूसरे नंबर की भुजा में ही हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि इस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल किधर है बच्चों, तो हमारा सौरमंडल दूसरे नंबर की भुजा में है। ठीक है, हम अपनी गैलेक्सी में दूसरे नंबर की भुजा में हैं और स्पष्ट रूप से हम ये बात जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी बच्चों एक तारा है। तो यहां से आप एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहां पर हमने देखा भ्रूण तारे, जवान तारे, वृद्ध तारे। तो हम स्पष्ट रूप से इस अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारा सूर्य भी एक यंग स्टार है, एक जवान तारा है। ध्यान रखिएगा, हमारा सूर्य भी एक सन इज अ यंग स्टार। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, हमारा सूर्य भी एक जवान तारा है, यानी
वह अपनी जवानी पर अभी पहुंच गया है, जहां पर वह अपने ईंधन का अधिकतम इस्तेमाल कर पा रहा है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का अधिकतम इस्तेमाल कर पा रहा है हमारा सूर्य। तो हमारा सूर्य भी बच्चों एक तारा है और गैलेक्सी में अपनी पोजीशन के अनुसार सूर्य एक यंग स्टार है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे सूर्य में स्पेशल पूछ सकता है कि बताइए सूर्य किस प्रकार का तारा है, एक जवान तारा है, एक वृद्ध तारा है या एक भ्रूण तारा है। तो विद्यार्थियों हमारा सूर्य जो है एक जवान तारा है। ठीक है, तो सूर्य जो है हमारा बच्चों एक जवान तारा है और इसी सूर्य के चारों ओर हमारे छोटे छोटे ग्रह मौजूद हैं जो कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं। इन्हीं छोटे छोटे ग्रहों में हमारी एक पृथ्वी भी है बच्चों और हम भी इसी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है और आकाशगंगा भी हमारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। यानी इस पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? यानी देखिए हमारा चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रही है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है और संभवतः ब्रह्मांड भी किसी का चक्कर लगा रहा होगा। यानी सारे एक दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई भी मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति जो है चलायमान है, ब्रह्मांड में हर चीज चलायमान है और जो चीज चलायमान नहीं है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। तो ये हमने देखा कि हमारी लोकेशन हमारी गैलेक्सी में कहाँ है। तो विद्यार्थियों पृथ्वी जो है या हमारा जो सोलार सिस्टम है वो हमारी मंदाकिनी की दूसरे नंबर की भुजा में मौजूद है, ध्यान रखना। और हमारा सूर्य जो है बच्चों एक यंग स्टार है, यानी सूर्य भी एक तारा है। बच्चों इसी सूर्य के पास एक अन्य तारा और भी मौजूद है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा बताइए, अगर एक अभी प्रश्न आ जाए, तो विद्यार्थियों एक तारा और मौजूद है सूर्य के पास ही, जिसका मैं नाम यहां लिख देता हूं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो विद्यार्थियों सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा, यानी यहां बना लेते हैं हम एक छोटा सा तारा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा कौन सा है बच्चों, तो यहां एक छोटा सा स्टार हम लोग बना लेते हैं। ये एक छोटा सा स्टार है और ये जो स्टार आप देख रहे हैं ये है बच्चों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी के सूर्य के, देखिए चाहे सूर्य कह लो या पृथ्वी कह लो, ये भी बात एक ही है, इसको ध्यान रखना। अगर कभी पूछ ले पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा, तो वैसे तो सूर्य है लेकिन सूर्य के बाद, तो वो फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। तो चाहे पृथ्वी से पूछ ले या सूर्य से पूछ ले, बात एक ही है, दोनों में खास अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर कभी प्रश्न पूछता है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो आपका जवाब होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा मौजूद है हमारी गैलेक्सी में। अच्छा, कितनी दूर है हमसे, अगर ये कभी प्रश्न पूछ ले, तो ये सूर्य से 4.4 लाइट ईयर दूर है। अगर ये कभी प्रश्न पूछ ले कि ये कितना दूर है, तो ये है तकरीबन 4.3 प्रकाश वर्ष। तो सूर्य के सर्वाधिक निकट तारा जो है बच्चों वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष 4.3 लाइट ईयर दूर है। तो सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा है बच्चों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसी के साथ एक तारे के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जो कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद है, जो बहुत ही फेमस है, और उस तारे का नाम है, उस तारे को मैं यहां बना देता हूं। और ये जो तारा है ये आपने खूब सुना होगा किस्सों में, कहानियों में, और बच्चों इस तारे का नाम है पोलारिस स्टार। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलारिस स्टार। और पोलारिस स्टार का मतलब है बच्चों ध्रुव तारा। ठीक, तो इस तारे की भी हम चर्चा कर लेते हैं।
सूर्य के ही निकट एक अन्य तारा मौजूद है बच्चों, जिसका नाम है पोलारिस स्टार। सूर्य के ही निकट एक अन्य तारा और मौजूद है बच्चों, और उस तारे का नाम है पोलारिस स्टार। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों हम ध्रुव तारा। ध्रुव तारा इसे हिंदी में कहा जाता है, ये खूब आपने सुना होगा। तो हमारी गैलेक्सी में ही, हमारी ही भुजा में एक तारा मौजूद है जिसको हम कहते हैं पोलारिस स्टार। और अगर हम पोलारिस स्टार को यानी ध्रुव तारे को देखना चाहें तो बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हो। रात्रि में आप अपनी छत पर जाइए, और छत पर जब आप जाएंगे तो उत्तर दिशा की ओर आपको सप्तऋषि तारा मंडल दिखाई दे जाएगा। ये नाम आपने सुना ही होगा, सप्तऋषि तारा मंडल। तो रात्रि में जब आप छत पर जाएं, आसमान साफ होना चाहिए, बादल होंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो गर्मियों की किसी रात में आप अपनी छत पर जाइए, और गर्मियों में जब आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो उत्तर दिशा में आपको 7 तारे एक विशेष आकृति में दिखाई दे जाएंगे। सप्तऋषि तारा मंडल को ढूंढना बहुत ही आसान काम है, आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो जब आप उन 7 तारों को ढूंढ लें तो उसमें जो आगे के 2 तारे होंगे, सबसे आगे के जो 2 तारे होंगे, उनको अगर सीधी मिलाते हुए एक रेखा उत्तर की ओर खींची जाए तो उसके ऊपर जो स्टार होगा बच्चों, वही पोलारिस स्टार होगा, वही ध्रुव तारा होगा। ठीक है, सप्तऋषि तारा मंडल के आगे के 2 तारों को सीध में मिलाते हुए अगर एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा की सीध में बिल्कुल जो स्टार, सबसे चमकीला स्टार जो आपको मिलेगा, वही होगा पोलारिस स्टार। ठीक है, पोलारिस स्टार की विशेषता ये है बच्चों कि पोलारिस स्टार कभी भी अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा सदैव आपको उत्तर दिशा में ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? उत्तर दिशा में ही मिलेगा, ये कभी अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है। तो इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में नाविक वगैरह करते थे दिशाओं का ज्ञान लगाने के लिए। समुद्र में जब आप जा रहे हैं और दिशा भ्रम हो गया, कहाँ जाना है हमें नहीं पता, कंपास भी नहीं है, तो ऐसे में आप उत्तर दिशा का पता लगा सकते हो ध्रुव तारे की सहायता से। उत्तर पता चल जाएगी तो उसके सामने वाली दक्षिण होगी, और फिर आप पूर्व पश्चिम भी पता लगा ही लेंगे। तो इससे दिशाओं का ज्ञान होता है। तो पोलारिस स्टार भी यहीं मौजूद है। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी से बिल्कुल उत्तर दिशा में है। आप देखेंगे भाई ये सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, तो बिल्कुल इससे उत्तर दिशा में है, बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में। इसी वजह से ये हमें हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है। अब अपनी लोकेशन क्यों नहीं बदलता? तो भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है और ये बिल्कुल रहता है टॉप पर। तो पृथ्वी कितना भी घूम ले, जो चीज बिल्कुल उसके ऊपर है वो हमेशा वहीं बनी रहेगी। इसलिए ये जो है हमें सदैव उत्तरी ध्रुव में ही या उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, इसकी लोकेशन कभी चेंज नहीं होती। अगर हम देखें ये सूर्य से कितना दूर है विद्यार्थियों, तो पोलारिस स्टार जो है सूर्य से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अगर हम इसकी दूरी देखें, ये जो पोलारिस स्टार आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये हमारे सूर्य से तकरीबन 700 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा है हमारा गैलेक्सी, और गैलेक्सी में है हमारा ये सारा का सारा तारा निर्माण की प्रक्रिया, और इसी में मौजूद है हमारा सर। अच्छा, एक चीज यहां पर और हम जान लेते हैं, जैसे हम तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सूर्य मतलब जो पृथ्वी है वो तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सूर्य जो है ये गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। तो यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए सूर्य कितने समय में हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेता है, एक पूरा चक्कर। बात समझ पा रहे हैं ना? हमारी गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर सूर्य कितने समय में लगा लेता है। तो अगर ये कभी प्रश्न आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हमारा सूर्य जो है सूर्य गैलेक्सी का एक चक्कर 200 मिलियन साल में लगा लेता है। ठीक है, 200 मिलियन का मतलब हो गया तकरीबन 20 करोड़।
20 करोड़ से ज़्यादा ही समय लेता है। अगर आप महेश बरनवाल बुक को उठा करके देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि सूर्य गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 200 मिलियन साल से अधिक समय लेता है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक्स की, यहीं से सवाल आपसे उठा लेगा कि बताइए, आपसे आयोग पूछ लेगा कि बताइए पृथ्वी की आपसे पूछ लेगा कि बताइए सूर्य हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 200 मिलियन साल, 200 से ज़्यादा, 200 से कम, या इस तरीके से, या 500 या 1000। तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि 200 मिलियन से प्लस साल लेता है। ध्यान रखिएगा 200 मिलियन से कुछ ज़्यादा साल का समय लेता है हमारा सूर्य। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये क्या है? तारों का समूह है। अभी जब हमने गैलेक्सी की बात की, मंदाकिनी की बात की, तो मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह है। बहुत सारे तारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अकेले रहना नहीं चाहता है, तो विभिन्न तारों के बहुत सारे समूह इस गैलेक्सी में पाए जाते हैं। अब जब कोई तारा समूहों का निर्माण कर लेता है तो उसकी एक विशेष आकृति बन जाती है। जैसे कुछ तारों के समूह आपको बिच्छू की आकृति में दिखाई दे जाएंगे, तो हमने उसे नाम दे दिया क्या? हमने उसे नाम दे दिया आपका वृश्चिक। बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई तारा समूह जो है भेड़ की आकृति में है तो हमने उसे नाम दे दिया मेष। बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई तारा समूह जो है केकड़े की आकृति का है तो हमने उसे नाम दे दिया कर्क। तो ये जो है आपके सारी की सारी राशियां होती हैं बच्चों। तो इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं और इन तारों के समूह विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, और विभिन्न आकृतियों के तारा समूह को हम कहते हैं राशि, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो बच्चों, ये जो विभिन्न तारों के समूह हैं, बच्चों ये जो विभिन्न तारों के समूह हैं, ये एक आकृति बना लेते हैं। दूर से जब आपने देखेंगे तो आपको एक आकृति नजर आएगी। वो एक घोड़े की आकृति हो सकती है तो हम उसे धनु नाम दे देते हैं, है ना, या हम एक केकड़े की आकृति है तो हमने उसे कर्क नाम दे दिया, एक बिच्छू की आकृति है तो हमने उसे वृश्चिक नाम दे दिया, भेड़ की आकृति है तो हमने मेष नाम दे दिया, कन्या। इस तरीके से ये राशियां आपने सुनी होंगी, 12 राशियां होती हैं। तो बच्चों ये जो राशियां हैं ये कहाँ से आई हैं? यहीं से आई हैं। तो इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारा समूह एक विशेष आकृति में पाए जाते हैं और तारों के विशेष आकृति समूह को राशि कहते हैं। ध्यान रखना, तारों के विशेष आकृति समूह को, तारों के विशेष आकृति समूह को राशि कहा जाता है और राशि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्स्टिलेशंस। तो तारों के विशेष समूह को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टिलेशंस। अब अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, तो हमारे ब्रह्मांड में कितने राशि पाई जाती हैं, कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं? तो बच्चों हमारे ब्रह्मांड में 88 कॉन्स्टिलेशंस पाए जाते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि ब्रह्मांड में नहीं, गैलेक्सी में, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि हमारी गैलेक्सी में कितने तारा समूह पाए जाते हैं या कितने कॉन्स्टिलेशंस पाए जाते हैं, तो हमारी गैलेक्सी में टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से 12 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखना, इनमें से कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो इनमें से केवल 12 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बाकी शेष का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हैं? हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो 12 का पड़ता है। 12 का ही क्यों पड़ता है बच्चों? क्योंकि हमारे पास 12 ऐसे तारा समूह हैं जिनकी रोशनी या जिनकी किरणें हमारे सौर मंडल तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, शेष जो तारामंडल आपके रह गए वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनका प्रभाव हमारे सौर मंडल तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो हमारे किसी काम के नहीं हैं।
ठीक, तो ये जो है 12 राशि समूह हैं। और ये राशि समूह जैसे आपने सुना होगा कि जो है सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, आपने सुना होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये है आपका 360 का, और अगर हम इसको 30-30 के कोण में विभाजित कर दें, अगर बच्चों हम इसको 30-30 के कोण में विभाजित कर दें, यानी इस तरीके से हम इसको बांट लें, ये हो गया 90, और इस तरीके से हम इसको 30-30 के हिस्सों में विभाजित कर लें तो टोटल 12 हिस्से बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? 30-30 के, अगर हम 30-30 के कोण बनाएं, यहाँ पर टोटल आपका 360 का होता है, 360 का होता है, तो यहाँ पर 12 खाने बन जाएंगे। एक खाना मान लीजिए, एक होगा वृश्चिक का, एक होगा धनु का, एक होगा कन्या का, एक होगा कर्क का। तो जैसे जैसे जो है सूर्य अपनी स्थिति को बदलेगा वैसे वैसे इन राशियों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये फिलहाल जो है आपका जो ज्योतिष विज्ञान होता है उसकी बात हो गई, लेकिन जुड़ा हुआ इसी टॉपिक से है तो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ये था हमारा गैलेक्सी, और ये हमने गैलेक्सी के बारे में सारी की सारी जानकारी जुटाई। और जैसा कि मैंने बताया कि गैलेक्सी जो होता है विभिन्न जो आकाशगंगाएं हैं वो विभिन्न तारों का समूह है, तो उससे जुड़े हुए सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। 2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं कि क्या हमारी गैलेक्सी जो है अकेली है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी गैलेक्सी के पास 2 छोटी छोटी गैलेक्सीज और हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी की 2 पड़ोसी गैलेक्सी भी हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ कि हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी कौन कौन सी हैं। उनके नाम जरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी कौन कौन है। तो हमारी जो गैलेक्सी है इसकी जो पड़ोसी गैलेक्सी है, पहली तो है आपका एंड्रोमेडा, ध्यान रखना। हमारी गैलेक्सी की जो पहली पड़ोसी गैलेक्सी है बच्चों वो है एंड्रोमेडा, जो कि हमसे 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और दूसरी जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है बच्चों उसका नाम है NGC M33। ये हमारी दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी है। तो ये है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी, और मुख्य रूप से जो हमें चर्चा करनी थी वो हमारी गैलेक्सी करनी थी जिसे हम मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा गैलेक्सी से जुड़ा हुआ टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।